दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। पांचों राज्यों के चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और कुछ लोग बीजेपी को खूब वाहवाही दे रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस को भरकर गालियां मिल रही हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? क्या वाकई में कांग्रेस की इतनी बड़ी गलती है? गलती थी तो किसकी गलती थी, ये समझने की जरूरत है। और यहां पर कितना फर्क रहा दोनों पार्टियों के बीच में, ये भी समझने की जरूरत है। आखिरकार कौन है इस पूरी स्टोरी का विलन, इसे समझने की जरूरत है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उनने भी बोला। अरे भाई छोड़ो अखिलेश। अखिलेश वखिलेश करने वाले कमलनाथ लुट गए। जी हां, चुनाव से पहले जिस मुगालते में वो थे वो अब नहीं रहा। कमलनाथ को लगने लगा था कि इस 18 साल की सरकार का रिकॉर्ड टूटना अब तय है और इस बार कमल उनकी झोली में गिरेगा, वही कमल जो लक्ष्मी का प्रतीक है। और इस कमल के खिलने से पहले कमलनाथ खुशियों के तालाब में कूद पड़े। आव देखा न ताव देखा, जो मुंह में आया वो बोल गए। किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है, बिल्कुल बिंदास तरीके से करते चले गए। बस कुछ ही घंटों का प्रचार करते थे और सूरज छिपने से पहले घर वापसी कर लेते थे। अब कमलनाथ जी को एहसास हो गया था कि चुनाव पूरा उनके साथ है। उन्होंने ख्याली पुलाव भी पका लिए थे। कौन किस पद पर आएगा पूरा मैप तैयार हो गया था। इंडिया गठबंधन की प्लानिंग को कहीं दूर उन्होंने टांग कर रख दिया था। इस चक्कर में वो ये भी भूल गए कि महागठबंधन ने जो फैसला लिया था, जो बाकी पार्टियों को कहा कि इसे माने, जिनको उन्होंने खुद गोदी मीडिया घोषित किया, उनको इंटरव्यू देने चल दिए। महागठबंधन ने जिन नेताओं का साथ खुद आगे जाकर मांगा था, उन्हें वो नीचा दिखा रहे थे। कमलनाथ एकला चलो पर ऐसे निकले कि अब अकेले रह गए। साथ ही लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जिंदगी से भी खेल गए। कमलनाथ का अहम उनके खुद के साथ बहुत कुछ ले डूबा है, जिसके उभरने की उम्मीद अब नहीं है। 77 साल के कमलनाथ 82 के होंगे अगले विधानसभा चुनाव में, और वो इस तरह प्रचार करेंगे तो हो गया काम। क्योंकि जो इस बार प्रचार नहीं कर पाए वो अगली बार कितना कर पाएंगे। मतलब साफ है कि ये चुनाव कमलनाथ का आखिरी दांव था, जिसमें वो भयंकर चूके। छोड़िए कमलनाथ वमलनाथ की बात, आइए करते हैं देश के हालात की बात। आज की तारीख में पूरे देश में क्या स्थिति है, किस राज्य में कौन कितना मजबूत है। कांग्रेस और बीजेपी बिल्कुल आमने सामने है या थोड़ा बहुत इनमें फासला है, इसे समझिए पहले, फिर पूरा आकलन कीजिए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस है, पंजाब में आप, उत्तराखंड में बीजेपी, हरियाणा में बीजेपी, दिल्ली में आप, राजस्थान में बीजेपी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी, गुजरात में बीजेपी, मध्य प्रदेश में बीजेपी, बिहार में जेडीयू आरजेडी की सरकार यानी महागठबंधन की सरकार कांग्रेस के साथ, झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस, वेस्ट बंगाल में टीएमसी की सरकार, महाराष्ट्र में बीजेपी, तेलंगाना में कांग्रेस, छत्तीसगढ़ में बीजेपी, ओडिशा में बीजू जनता दल, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी यानी कि जो कांग्रेस का ही हिस्सा हुआ करते थे, अब उनकी नई पार्टी के साथ युवा जन श्रमिक यूथ कांग्रेस पार्टी, कर्नाटक में कांग्रेस, तमिलनाडु में डीएमके जो महागठबंधन का भी हिस्सा भी है, केरल में कांग्रेस। जी, यहां पर ये इस पूरे देश का खाका जो आपने देखा, इसे समझिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी हमारे वरिष्ठ पत्रकार के साथ बातचीत करके कि ये संतुलन है या फिर किसी एक का पलड़ा भारी हो रहा है, क्योंकि इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है। इस पर मत जाइए। जो आपको इस वक्त मैप दिखाई दे रहा है, उसके जो रंग दिखाई दे रहे हैं कि कहाँ भगवा है और कहाँ कांग्रेस है, उस पर मत जाइए। अब इसके अंदर की कहानी को समझिएगा, तब आपको समझ आएगा कि 24 में बीजेपी को अभी भी कांग्रेस कड़ी टक्कर दे रही है। मुकेश जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस वक्त जब पांचों राज्यों के चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, ऐसी स्थिति में पहला सवाल तो ये कि कौन कौन ऐसे नेता हैं जो आगे कमलनाथ की राह पर कांग्रेस के लिए और मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। दूसरा ये है कि कांग्रेस क्या वाकई में इतनी कमजोर दिख रही है, जैसी मतलब अंदर की स्थिति और बाहर बिल्कुल ऐसी ही हो गई है, या फिर कांग्रेस की स्थिति को समझने में कहीं लोग चूक रहे हैं? नहीं, अगर मुझे ये कहने में आसानी हो जाती, मैं आपकी बात से सहमत हो सकता था अगर हमारे पास हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के नतीजे सामने ना होते तो।
क्योंकि अगर आप एक ही पार्टी अगर हिमाचल में जीत दर्ज कर सकती है, तेलंगाना में सत्ता में आ सकती है, कर्नाटक में भारी बहुमत से सरकार बना सकती है, तो ऐसा वो मैं उस पार्टी को खारिज नहीं कर सकता हूँ कि उसमें जीतने की कुव्वत नहीं है या उसका सारा नैरेटिव बिगड़ गया है। ऐसे में आपको देखना ये होगा कि कर्नाटक में क्या कांग्रेस के लिए ठीक था और मध्य प्रदेश में क्या गड़बड़ा गया, छत्तीसगढ़ में कहाँ चूक हो गई और राजस्थान में वो कहाँ हुए। कांग्रेस जीते या हारे ये मेरी बहुत बड़ी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अगर आप मुझसे आप इम्पार्शियल एनालिसिस चाहते हैं कि कहाँ कांग्रेस की बिल्कुल। चूक हुई होगी, तो मैं उस पर बात करने को तैयार हूँ। उसकी हार और जीत से मेरा कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। बीजेपी मध्य प्रदेश में थंपिंग मेजोरिटी से आए या राजस्थान में वो बारी बारी से होने वाली सत्ता का परिवर्तन कर ले या छत्तीसगढ़ में वो सरकार बना ले। मेरे लिए अगर मैं बहुत आगे की सोचूंगा तो ये सोचूंगा कि ये जो 3 राज्यों के नतीजे हैं इसका लोकसभा के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। हाँ, और बिल्कुल। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन अगर आपने जो मेन सवाल किया है कि मध्य प्रदेश में क्या हो गया, तो मैं बताऊंगा कि कर्नाटक में जो हुआ था वो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हुआ। सेम गारंटियां कर्नाटक में दी गई और उनसे भी ज्यादा कमलनाथ ने उसमें 5-6 और जोड़कर उसको कमलनाथ की 11 गारंटी बना दिया था उसको। वहां पे तो सिर्फ 5 थी। तो कमलनाथ की 11 गारंटी का क्या हुआ और उसको वो क्यों नहीं चल पाई। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में संगठन के स्तर पर आरएसएस की मशीनरी को, विश्व हिंदू परिषद की मशीनरी को, एबीवीपी की मशीनरी को मैच कर पाना कांग्रेस के लिए बहुत आसान नहीं था। सिर्फ नैरेटिव से चुनाव नहीं जीते जाते हैं, उसके लिए नीचे वोट पकड़ने वाले भी होने चाहिए। मुझे ये लगता था कि मध्य प्रदेश में जितने दावे, जितने बैलून फुलाए गए थे कांग्रेस के कि वो बहुत आगे चल रही है, 2/3 बहुमत से आ जाएगी या फिर सुपड़ा साफ कर देगी बीजेपी का, तो ये उसके लिए माहौल तो था, लेकिन उस माहौल को कैश करने वाले लोग नहीं थे। मतलब उस जो बादल तो थे, लेकिन वो गरज रहे थे बरसने के मूड में। उस अगर वो बरस भी जाते तो उसको इकट्ठा करने वाला कोई नीचे नहीं था। कमलनाथ को ओवर रिलाय किया कांग्रेस ने, और मुझे लगता है कि वहां पर जो कांग्रेस नहीं थी, कमलनाथ कांग्रेस हो गई थी। हम्म। कांग्रेस अगर अपनी इस ये हार एक को बात ये भी सुनने को आई है कि कांग्रेस इलेक्शन स्ट्रैटेजी मेकर है सुनील कालूवोलू, जो कि उन्होंने कर्नाटक और हिमाचल में स्ट्रैटेजी बनाई थी। तो ये सुनील कालूवोलू जो है, इन्होंने इस बार इन स्टेट्स में भी ऑफर किया था कांग्रेस को कि मैं स्ट्रैटेजी बनाऊं करके, या बाकी लोगों ने बोला कि इन्होंने अच्छे 2 राज्य जिताए हैं तो इन्हें ले लीजिए। तो तीनों ही राज्यों में जो नेता हैं, भूपेश बघेल, अशोक गहलोत और कमलनाथ, तीनों ने इस बात को नकार दिया और बोला कि हम अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाएंगे। तो ये भी सब तरह के आपके जो मुझे कहते लगता हैं है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने प्रचार की एजेंसी भी अपनी ही खड़ी की हुई थी, और जो पैसा उस एजेंसी को जा सकता था जो बाहरी होती, कमलनाथ के पास अपनी खुद की वो एजेंसी थी और उन्होंने उसके रास्ते बंद कर दिए थे। जैसे और राजस्थान में आप जाएं तो राजस्थान में डिजाइन बॉक्स ने वो काम किया जो कि डीके बिल्कुल। शिव कुमार की एजेंसी देख रही थी वहां पर, और राजस्थान में बहुत हद तक नैरेटिव उसने साधने की कोशिश की। लेकिन सुनील कानूनगोलू का ना होना दोनों ही या तीनों ही जगह मुझे बहुत आश्चर्यजनक लगा, क्योंकि वो एक बहुत मजी हुई और आजमाई हुई एजेंसी थी, और उसको आजमा लेते तो ज्यादा अच्छा होता। रेवंत रेड्डी ने अपनी ही वहां पर मशीनरी का उपयोग किया। रेवंत रेड्डी ने तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को साइडलाइन करके मेन फोर्स बनने का जो काम किया वो बहुत अजीब लगा। मुझे लगता है कि बीजेपी तक में उन्होंने अपने मन की चेंजेस इफेक्ट करा दी थी। रेवंत रेड्डी ने चुनाव से ठीक पहले मैं ये कहूंगा कि रेवंत रेड्डी जब वहां पर संजय बंडी का बोलबाला था और वो बहुत एग्रेसिव प्रचार कर रहे थे, उस दौरान बीजेपी ने संजय बंडी को हटाकर वी किशन रेड्डी को वहां पर अपना कार्यभार सौंपा। तो मुझे लगा था कि कहीं ये एक तरह से वॉकओवर तो नहीं है रेवंत रेड्डी के लिए, और ये वॉकओवर साबित हुआ भी। कमलनाथ वो खेल नहीं खेल पाए, और कमलनाथ
ने उसको पॉकेट बोरो की एजेंसी के रूप में इस्तेमाल किया कांग्रेस को वहां पर। और इतना ही नहीं, पूरे प्रचार में उन्होंने कांग्रेस के पूरी आला कमान को अलग रखा। आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के नेता को किस तरह से उन्होंने बेइज्जत करके अखिलेश वखिलेश कहा, और किस तरह से उन्हें इंडिया ब्लॉक की जो वहां पर रैली होने वाली थी अक्टूबर के पहले सप्ताह में, उसको कहा कि मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है, और एक तरह से बताने की कोशिश की कि जो भी है एक छत्र मैं ही हूं। तो अगर एक छत्र होने का बात है, तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में एक पर्सनल हार जरूर है जो कमलनाथ को अपने खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और वहां पर जो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच के झगड़े को बीजेपी ने भुनाया, तो वो भी देखने का है। और तीसरा फैक्टर ये कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा किसे वहां से एंटी इनकम्बेंसी को दूर कर दिया। जब पांच सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को वहां उतारा, तो एक तरह से बीजेपी ने बताने की कोशिश की है अपने इलेक्टोरेट को कि चिंता मत करिए, हो सकता है कि आप बीजेपी को वोट करिए, हो सकता है कि हम मुख्यमंत्री आपको नया दे दें। वो नया देते हैं या नहीं देते, ये उनका गेम प्लान है। लेकिन जो लोग शिवराज सिंह चौहान के चेहरे के फटीक से परेशान थे या उनसे एंटी इनकम्बेंसी हो सकती थी, उन्होंने भी बीजेपी को वोट किया। जो शिवराज के लोग थे उन्होंने भी बीजेपी को वोट किया। तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी को उन्होंने प्रो इनकम्बेंसी में बदलने का एक मास्टर स्ट्रोक खेला, आई वुड गिव देम फुल मार्क्स फॉर दैट। ओके, लेकिन जो कांग्रेस और बीजेपी के वोट नंबर्स हैं, प्रतिशत नहीं, अभी आप प्रतिशत के बारे में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, दोनों का क्या डिफरेंस रहा। दूसरा, इन दोनों के वोट का जो डिफरेंस रहा वो बहुत ज्यादा नहीं था। अगर ये थोड़ी कोशिशें करते तो शायद ये तीनों स्टेट कांग्रेस के हाथ में होती। क्यों नहीं हुई वो तो आपने बताया, लेकिन मैं नंबर्स के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं आप कहेंगे तो मैं नंबर्स बता सकती हूँ, नहीं तो आपको मालूम है कि पूरे कुल मिलाकर के यहाँ पर अगर हम बात करें तमाम इन राज्यों में, तो ये 4 करोड़ के आसपास में दोनों की ही तीनों राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तीनों में ही यहाँ पर 4 करोड़ 90 लाख कांग्रेस के टोटल वोट थे। और इसी तरह से इसी के बिल्कुल नियर बाय थोड़ा 80 लाख का डिफरेंस रहा, और वो बीजेपी के वोट थे। तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि ये जो फर्क है वो बहुत ज्यादा नहीं था और एक बड़ी चूक यहाँ पर कांग्रेस से हुई आते आते उनकी झोली में? ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ वोट्स बहुत मायने रखता है जब आप सीटों का चेंज करने की सोचते हैं। तो हो सकता है कि आपके कैंडिडेट को वहां पर जहां पर आपका कैंडिडेट हार रहा है वहां पर आपको परसेंटेज ऑफ टर्म्स में वोट ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन वो दूसरी पार्टी जो जीतने वाली है उसको फिर भी 2000 वोट ज्यादा मिल जा रहे हैं। और कहीं कहीं आपकी पार्टी तीसरे नंबर पर है, वहां पे भी आपको वोट मिल रहे हैं, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ वोट्स आपका नहीं है। तो परसेंटेज ऑफ वोट और नंबर ऑफ सीट्स, इन दोनों के बीच में नाता बिल्कुल खत्म हो जाता है कभी कभी। क्योंकि अगर आप इन तीनों राज्यों का एक पैटर्न देखेंगे, जिसको शायद आपने कवर किया हो या ना किया हो, तीनों राज्यों का पैटर्न ये है कि यहाँ पर ट्राइबल वोट में जबरदस्त बीजेपी ने सेंध लगाई है। मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में तो सरकार बनने में शायद योगदान मुझे लगता है कि ट्राइबल तो वोट्स का ही रहा होगा। प्रेसिडेंट को चुना, प्रेसिडेंट को मुर्मू बनाया, फिर ट्राइबल को उन्होंने बीजेपी ने अपनी मेन कॉन्स्टिट्यूएंसी के रूप में उभारा। तो आप हर पॉकेट में, चाहे वो मध्य प्रदेश की किसी भी ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूएंसी में चले जाइए या छत्तीसगढ़ के कहीं भी ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज में घुस जाइए, या राजस्थान का जो ट्राइबल पूरा एक बेल्ट है वहां पर आप देख लीजिए, बीजेपी ने बहुत मजबूत पैठ उन ट्राइबल वोट के बीच में बनाई है। 70-80 लाख वोट का डिफरेंस है जरूर, और ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के वोटों का डिफरेंस भी 77 लाख था, और अमेरिका का प्रेसिडेंट बदल गया वहां पर। तो नंबर ऑफ वोट्स और परसेंटेज ऑफ वोट्स को हम जब सीटों में ट्रांसलेट करते हैं तो वो उसके डिफरेंट सिनेरियो होते हैं। मैं आपको लोकसभा के चुनाव की तस्वीर पर यहाँ पर ले जाता हूं कि अगर इन तीनों राज्यों में इस थंपिंग विक्ट्री का असर अगर आपको सीटों के रूप में देखना है, तो वो ये है कि बीजेपी के पास ऑलरेडी इन राज्यों की सारी सीटें हैं। राजस्थान की 25 सीटें उसकी हैं, मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें कांग्रेस के बीजेपी के पास हैं, छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 सीटें बीजेपी के पास हैं। तो अगर ये थंपिंग विक्ट्री हुई है तो बीजेपी को अगर सारी की सारी सीट दे दूं मैं, तब 3 सीटों का इजाफा है। अगर बीजेपी को ये लगता हो कि इन राज्यों की
भारी विजय के बल पर उसको लोकसभा में क्या फायदा होगा? तो एक फायदा 3 सीटों का है टोटल मिला के, अगर मैं और भी 2 टोटल जीत लीजिए। लेकिन मैसेजिंग ये है कि एज ए ब्रांड बीजेपी वो अभी भी कायम है। और जो इंडिया अलायंस है जिसने अपना टेम्पो पटना, बेंगलोर होते हुए या मुंबई में होते हुए जो बनाया था, वो टेम्पो लूज हुआ है। अगर उस टेम्पो को रीगेन करते हैं तब जाके कुछ आपके जो वोट परसेंटेज हैं या नंबर ऑफ वोट्स हैं ये मायने रखेंगे। अब एक नई तस्वीर सामने आने लगी है जो कि पूरे देश में एक जो पूरा सेंटर नॉर्थ में है वो पूरा वापस से भगवा तस्वीर सामने आने लगी है मैप की। और नीचे अगर आप जाके देखते हैं तो कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे कांग्रेस महागठबंधन है, कुछ ऊपर की तरफ में अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी कांग्रेस महागठबंधन है। लेकिन नॉर्थ और साउथ की स्पेसिफिकली बात की जाए तो वहां पर भगवा अब होने लगा है। तो ये जो तस्वीर है, ये परसेप्शन में आप इसको किस तरह देखते हैं? ये पूरा भगवा कर देना, क्या इसको उसी तरह से मानेंगे? क्योंकि यहाँ पर वोट मैं आपका ध्यान फिर से वहीं पर, मैं इस पूरे भगवा नॉर्थ साउथ डिवाइड की डिबेट को मैं फिर से वहीं पर ले जाना चाहता हूं। जहां जहां आप भगवा है, आप उस मैप को देख लीजिए, वहां पर लोकसभा की तमाम सीटें बीजेपी के पास पहले से ही हैं। आप राजस्थान देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, नीचे आइए गुजरात, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सारे भगवा हैं इस समय और इनकी एक भी सीट किसी और के पास नहीं है। तो ये भगवा पहले से ही आप देख पा रहे हैं इसको, गुजरात को, राजस्थान को, उत्तराखंड को, यूपी को, मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को, महाराष्ट्र को। हाँ, जहां पर आप नीला देख पा रही हैं वहां पर इस समय कर्नाटक है और वहां पर कांग्रेस की सरकार है। जहां पर आप लाल देख रहे हैं तेलंगाना, वहां पर अब कांग्रेस की सरकार है। ये परिवर्तन ये है, जबकि जो भगवा है उसकी लोकसभा की तमाम सीटें बीजेपी के पास पिछले चुनाव में हैं और वो तमाम सीटें फिर से मैं वापस दे सकता हूं उनको। लेकिन जहां गठबंधन गड़बड़ाया, जहां पर पॉलिटिक्स गड़बड़ाई है, वो बिहार है, वो महाराष्ट्र है, वो पश्चिम बंगाल है, वो कर्नाटक है, वो अब तेलंगाना है। इनके असर डिफरेंट हैं। ठीक है, कुल मिला के आखिरी सवाल कि ये पूरी स्थिति भले भगवा दिख रही है, कहीं कांग्रेस का दिख रहा है इनपुट, लेकिन उसके बावजूद भी इनसाइड स्टोरी में अगर इन राज्य में हम चले जाते हैं तो वहां पर ऐसा तो नहीं है कि जहां भगवा है वहां पूरा भगवा है, वहां पर भी टक्कर की वोट जो है कांग्रेस ले पा रही है। अपनी चूक से नहीं अगर कवर कर पाई वो एक अलग चीज है, लेकिन ये है कि यहाँ पर भी एक पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर परसेंटेज ऑफ वोट दोनों का देखा जाए कांग्रेस और बीजेपी का, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यानी कि 24 का चुनाव एक टक्कर का चुनाव तो कहा जा सकता है अभी भी। मैं इसको स्कैटर्ड वोट मानता हूं। आप परसेंटेज पे मत जाइए, स्कैटर्ड कितना है। बहुत सारी पार्टियां हैं, जैसे समाजवादी पार्टी है, उसका वोट इतना कंसंट्रेटेड है, वो यूपी में ही है। नेशनल एवरेज उसका कुछ भी हो या लाखों और करोड़ में कुछ भी हो, लेकिन वो अगर उसका वोट सिर्फ यूपी में केंद्रित है तो वो कम होगा। लेकिन एक नेशनल पार्टी कांग्रेस जैसी पार्टी है, उसका हर जगह वोट छितराया हुआ है, तो नंबर ऑफ वोट्स और परसेंटेज ऑफ वोट ऊपर हो जाता है, लेकिन सीटें नीचे कम हो जाती है। तो मैं उन स्टेट्स को जो अपनी सियासत बदल चुके हैं, इस बार उन राज्यों की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। जिन राज्यों ने पहले से ही बीजेपी को चुन लिया है और मैक्सिमम दे दिया है, वो उससे ज्यादा वोट देने से रहे। लेकिन जहां पर राजनीतिक गड़बड़ाई है, जहां पर पिछले 5 साल में समीकरण बदले हैं, उन राज्यों के बदले हुए समीकरण से लोकसभा का अगला चुनाव तय होगा। और पिछली बार भी आपने देखा होगा, एक बार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तीनों जगह पार्टी बीजेपी हार गई थी, लेकिन लोकसभा में जीत गई थी। मैं एक सवाल फिर से पलट के आपसे करूं, इस बार तो तीनों जीत गई है, तो इशू ना मुकेश जी, ओवर कॉन्फिडेंस जो आने लगता है। आज बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है कि अपने घमंड की वजह से कांग्रेस के ये नेता जो है वो ले डूबे। ये भी एक परेशानी सामने आने लगी। और जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने बयान में कहा कि जब ये लड्डू खा रहे थे हम अंदर चुपचाप से मेहनत कर रहे थे। मेरी कॉशन दूसरी तरफ होगी, बीजेपी को भी अब ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना चाहिए। उसको भी समझना चाहिए कि अगर हम 3 राज्य जीत गए, तो मैं वही उनको समझा रहा हूं कि 3 राज्यों की सारी लोकसभा सीटें आपके पास है हुजूर, आप इतना भी ध्यान रखिए
और इतना ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना कि जिन राज्यों का मैं जिक्र कर रहा हूं आप उनको विश अवे कर दें और समझ लें कि लोकसभा चुनाव हमारा हो गया। आप अगर ये तीनों राज्य हार गए होते तो बीजेपी का तर्क क्या होता कि पिछली बार भी हम तीनों हारे थे, फिर भी लोकसभा जीते थे। लेकिन अगर मैं इसमें कहूं कि आप इस बार तो तीनों जीते हैं, अब क्या होगा? तो ये एक नोशन है, आपको देखना होगा कि बदलाव का ऊंट करवट कहाँ बदला है। हाँ, मतलब 24 में अभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में बीजेपी नहीं एकदम जाती है गेम खुला हुआ है, 24 का गेम एकदम खुला हुआ है। गेम इज नॉट शट हियर, क्योंकि अगर गेम शट यहाँ होता है तो इसका मतलब ये है कि सारी सीटें जीत के भी मतलब 2/3 से ज्यादा मध्य प्रदेश का बहुमत है, तो 2/3 का बहुमत तो वो पुरानी सीटों का रिफ्लेक्शन भी तो है। 29 में से 28 लोकसभा सीट आपके पास है, तो होना ही था। राजस्थान में अगर आज भी 70 सीटें कांग्रेस के पास हैं, तो ये सोचना होगा कि वो 70 सीटें कहीं लोकसभा में ट्रांसलेट हो गई तो यानी कि आपकी जहां 25 सीटें हैं और इन 70 सीटों को ट्रांसलेट करिए लोकसभा में, तो वहां से आप 10 सीटें लूज कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि कुल मिला के दोनों की टक्कर की है, मतलब फाइट जो है वो किसी को 24 भी ये में। नहीं समझना चाहिए, किसी को ये समझना नहीं चाहिए कि गेम ओवर है। अच्छा, और लोकसभा का गेम बिल्कुल खुला हुआ है, पिक्चर अभी बाकी मतलब है, देख लेते। खेल बाकी है। हाँ, पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है, थैंक यू सो मच मुकेश जी, थैंक यू सो मच। हाँ, तो अब बात उन लोगों की जो कांग्रेस को जमकर सलाह दे रहे हैं या गालियां दी जा रही हैं उनको। पहले ये समझ लीजिए इनके कुछ आंकड़ों को। अभी जो राज्यों के चुनाव हुए, 3 राज्यों के आंकड़े मैं आपको बताऊंगी और इनके अंतर की बात भी बताऊंगी। इसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि तीनों ही राज्यों में किस तरह से कितना फासला रहा सरकार बनाने में। जहां पर आपको क्लीन स्वीप दिख रहे हैं और जहां आपको जन समर्थन दिख रहा है, इन दोनों को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये है कुछ आंकड़े। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिले 1,75,71,582 वोट, भाजपा को 2,11,16,197 वोट, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को करीब 66 लाख और भाजपा को करीब 72 लाख वोट मिले। राजस्थान में 1,56,66,947 वोट, भाजपा को 1,65,24,787 वोट, और कुल मिलाकर यह आंकड़ा हो जाता है कांग्रेस और भाजपा के लिए करीब 4 करोड़ वोट का। यहां पर दोनों के बीच में लगभग 80 लाख के आसपास के वोट का फासला रहा है। यानी कि इन तीनों राज्यों में अगर कांग्रेस थोड़ी सी और मेहनत करती और कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और अशोक गहलोत जैसे पुराने बुजुर्ग पेड़ों के साथ ना लिपटकर कुछ नई कोशिशें करती, तो शायद यहां पर वो बीजेपी को टक्कर दे पाती। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी जिस तरह से काम करती है उसमें वो हर फ्रंट पर अपनी मेहनत करती है, और जिस तरह उसके रिजल्ट्स आते हैं उसके बाद इस कड़ी टक्कर में दूसरी पार्टी को ये सोचना पड़ेगा कि वो वाकई में उसके मुकाबले कितनी खड़ी हो पाती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।